हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के बारे में। मींस आज हम उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जिन रिएक्शंस में मेटल्स या फिर मेटल्स के आयन आपस में कंपटीशन रखते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में या इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। Place a strip of metallic zinc in a aqueous solution of copper nitrate as shown in figure number 8.1 for about 1 hour। तो हमने क्या किया है, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है और उसमें एक जिंक की रॉड डाली हुई है। तो इसको यहां देखिए, तो इस फिगर में 8.1 फिगर में क्या दे रखा है कि एक बीकर में हमने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है और उसमें एक जिंक की रॉड डाली है। अब ये हमें याद रखने की जरूरत है कि कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का है। और ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें कॉपर के आयंस प्रेजेंट हैं। कॉपर के आयंस की वजह से ही कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। तो हमने कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया है और उसमें जिंक की रॉड डाली है और हमने उसको 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर क्या हुआ है, यू मे नोटिस दैट द स्ट्रिप बिकम्स कोटेड विद रेडिश मेटेलिक कॉपर एंड द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपियर्स। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ है कि ये जो स्ट्रिप है, रॉड है, ये वाली, ये जो स्ट्रिप है जो जिंक की इसमें डाली हुई थी, इस पर 1 घंटे बाद क्या हुआ कि इस पर कुछ रेड जैसा जमा हो गया है और इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो भी डिसअपियर हो गया है। अब इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, मींस ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, इसका ब्लू कलर चला गया। अब ब्लू कलर चला गया मींस इसमें से कॉपर के आयंस चले गए, क्योंकि ये सॉल्यूशन कॉपर के आयंस की वजह से ही ब्लू कलर का था। अब ये ब्लू कलर का नहीं है, इसका मतलब इसमें से कॉपर के आयन कहीं चले गए हैं। तो कहाँ चले गए ब्लू कलर के आयन? ब्लू कलर के आयन कहीं नहीं गए। कहाँ चले गए? इस रॉड के ऊपर। अभी हम बता रहे थे कि इस रॉड पर कुछ रेड कलर का जमा हो गया है। तो वो रेड कलर क्या था? कॉपर के आयंस का। तो कॉपर के आयंस यहां से उठ के यहाँ पर रॉड पर, जिंक की रॉड पर आ गए एंड जिंक के कुछ आयंस यहाँ सॉल्यूशन में आ गए। तो जिंक रॉड में से जिंक के पार्टिकल सॉल्यूशन में आ गए एंड सॉल्यूशन के कॉपर पार्टिकल जिंक की रॉड पर जमा हो गए। कहने का मतलब यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो गई है। Formation of Zn2 positive ions among the products can easily be judged when the blue color of the solution due to Cu2 positive has disappeared। अब हम अभी क्या कह रहे थे कि जिंक रॉड में से जिंक के पार्टिकल सॉल्यूशन में आ गए हैं। अब कैसे पता करें कि जिंक के पार्टिकल सॉल्यूशन में आ गए हैं? क्योंकि जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो कलरलेस हो गया है, उसमें से कॉपर के आयंस गायब हो गए हैं, चले गए हैं। इसका मतलब वहां पर जिंक के आयन का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि जिंक में ही इतनी पावर है कि वो सॉल्यूशन में से कॉपर के आयंस को हटा सके। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में जिंक के पार्टिकल्स आए हैं, तभी यहाँ से कॉपर के आयंस रिमूव हुए हैं और ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया है। If hydrogen sulfide gas is passed through the colorless solution containing Zn2 positive ions, appearance of white zinc sulfide ZnS can be seen on making the solution alkaline with ammonia। तो अगर यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव मींस Zn के आयंस अगर सॉल्यूशन में आए हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए एक टेस्ट करेंगे। यहाँ पर
हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, H2S मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसमें पास कराएंगे और उसके बाद अमोनिया को मिक्स करेंगे इस सॉल्यूशन में। पहले हम इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड पास करेंगे, फिर उसके बाद अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना देगा और जैसे ही हम इसको एल्कलाइन बनाएंगे तो फिर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो इस जिंक आयन से रिएक्शन कर लेगी और बना देगी ZnS, जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का। तो अगर यहाँ पर जिंक सल्फाइड बना है H2S पास करने पर, तो इसका मतलब यहाँ पर जिंक के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन में जिंक के पार्टिकल आए हैं। द रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक जिंक एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज। तो यहाँ पर हमने क्या क्या ले रखा था, यहाँ पर हमने कॉपर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया था और उसमें जिंक डाली थी। तो जिंक रॉड के बीच में एंड कॉपर नाइट्रेट के बीच में जो रिएक्शन हुई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या है, ये Cu2 पॉजिटिव मीन्स जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट था। एंड Zn क्या थी, ये न्यूट्रल फॉर्म में थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन बाद में इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए कॉपर को। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया एंड इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो इसने इलेक्ट्रॉन को दिया इसलिए इस पर आया Zn2 पॉजिटिव एंड इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया इसलिए इसका चार्ज हट गया और ये न्यूट्रल फॉर्म में आ गया Cu। तो ये रिएक्शन हो गई 8.15। इन रिएक्शन 8.15 जिंक हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn2 पॉजिटिव एंड देयरफॉर जिंक इज oxidized. Evidently now if zinc is oxidized, releasing electrons, something must be reduced accepting the electrons lost by zinc. Copper ion is reduced by gaining electron from the zinc. तो यहाँ 8.15 रिएक्शन में क्या हुआ है कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए जिंक ने और उस पर आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसने बना दिया Zn2 पॉजिटिव। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया इसलिए यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो किसी ने इसको एक्सेप्ट भी किया होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया भी होगा। तो किसने एक्सेप्ट किया, कॉपर ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। और तो यहाँ पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और रिड्यूस्ड हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है एंड कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है इसलिए कॉपर का रिडक्शन हुआ है, कॉपर रिड्यूस्ड हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन हुई है इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। एंड यहाँ पर देखिए इस डायग्राम, यहाँ पर हमने एक बीकर में कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है और इसमें जिंक की एक रॉड डाली है। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया है क्योंकि इसमें से कॉपर के आयन निकल के रॉड पर आ गए हैं। एंड लास्ट वाले में ये दिखाया है कि कॉपर के आयन्स बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहे, धीरे धीरे सारे के सारे पार्टिकल जिंक मेटल पर आ गए हैं। तो ये इसमें शो किया है। एट दिस स्टेज वी में investigate the state of equilibrium for the reaction represented by equation 8.15। तो जो 8.15 इक्वेशन है कौन सी,
ये वाली, ये है 8.15 इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम कॉपर नाइट्रेट एंड जिंक के बीच में जो रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं। कहने का मतलब इस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम के बारे में ये पता चल रहा है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की साइड फेवर करेगा। मीन्स ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा। For this purpose, let us place a strip of metallic copper in a zinc sulfate solution. No visible reaction is noticed and attempt to detect the presence of Cu2 positive ions by passing H2S gas through the solution to produce the black color of cupric sulfide. CuS does not succeed. तो अब हमने जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या किया है? पहले हमने क्या किया था, हमने किया था कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था और उसमें जिंक रॉड को डाला था। मगर अब हमने उल्टा कर दिया, हमने क्या किया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। अब की बार हमने सॉल्यूशन तो जिंक का लिया है एंड जो स्ट्रिप डाली है वो कॉपर की डाली है, बिल्कुल अपोजिट। तो अब क्या होगा, क्या अब भी रिएक्शन होगी? तो अब क्या हुआ, ये कह रहा है कि नो विजिबल रिएक्शन इज noticed and attempt to detect the presence of Cu2 positive ions by passing H2S gas through the solution to produce the black color of cupric sulfide. CuS does not succeed. कहने का मतलब अब जो हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर की रॉड डाली है तो अब क्या हो रहा है, अब रिएक्शन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहां देखिए, सोच लो ये सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है एंड ये रॉड कॉपर की है। तो ये जो कॉपर के आयंस हैं, ये जो कॉपर के पार्टिकल हैं, ये जिंक के पार्टिकल्स को इस सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ना कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। तो जिंक के सामने कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहा और इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी कॉपर आयन नहीं आया है। अब ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर कॉपर के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में आए हैं कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराएंगे और अगर इस सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस होंगे तो वो H2S गैस से रिएक्शन करके CuS क्यूप्रिक सल्फाइड बना देंगे। क्यूप्रिक सल्फाइड कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का। क्यूप्रिक सल्फाइड हैज such a low solubility that this is an extremely sensitive test, yet the amount of the Cu2 positive formed cannot be detected. We thus conclude that the state of equilibrium for the reaction 8.15 greatly favors the product over the reactants. तो यहाँ क्या हुआ है कि हमने ये पता लगाने के लिए कि अगर सॉल्यूशन में कॉपर के थोड़े से भी पार्टिकल्स अगर सॉल्यूशन में आ गए होंगे तो वो H2S गैस से रिएक्शन करके CuS बना देगा और CuS कैसा होता है? ब्लैक कलर का। मगर इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी ब्लैक कलर दिखाई नहीं दिया, जबकि अगर 2-4 आयन भी अगर Cu2 पॉजिटिव के प्रेजेंट होते तो वो टेस्ट को दिखा देते, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है और जो क्यूप्रिक सल्फाइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है और उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है तो वो आसानी से दिखाई भी दे जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर बना होता तो दिखाई दे जाता। तो इसका मतलब क्यूप्रिक सल्फाइड बना ही नहीं है, मतलब कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन की ही नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जो 8.15 रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन? वो रिएक्शन जो जिंक एंड कॉपर नाइट्रेट के साथ हुई थी। तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हुई थी, इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है,
इस रिएक्शन का वो प्रोडक्ट की साइड फेवर कर रहा है, मीन्स ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। लेट अस एक्सटेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाउ टू copper metal and silver nitrate solution in water and arrange a setup as shown in figure 8.2. The solution develops blue color due to the formation of Cu2 positive ions on account of the reaction. तो अब हमने जो दूसरा सेटअप किया है एक्सपेरिमेंट का, उसमें क्या किया है, उसमें हमने कौन सी फिगर नंबर कौन सा दे रखा है 8.2, उसको देखिए। तो फिगर नंबर 8.2 ये वाला है। इसमें हमने एक सॉल्यूशन लिया है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है और उसमें कॉपर की रॉड डाली है। तो कुछ देर बाद हमने क्या देखा कि धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में ब्लू कलर आने लगा और लास्ट में ये सॉल्यूशन पूरा डार्क ब्लू हो गया। अब ये कैसे हो गया ब्लू कलर? हमने अभी बताया था कि सॉल्यूशन का ब्लू कलर कॉपर के आयंस की वजह से होता है। तो इसका मतलब कॉपर की रॉड में से कॉपर के आयंस सॉल्यूशन में आ गए और उसी वजह से ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो गया। अब कॉपर के आयंस यहाँ पर आ गए सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर सिल्वर के आयन भी तो थे पहले, वो कहाँ चले गए? सिल्वर के आयंस कॉपर की रॉड पर आ गए एंड कॉपर में से कॉपर के आयन इस सॉल्यूशन में आ गए। तो हुआ क्या है? द सॉल्यूशन डेवलप ब्लू कलर, सॉल्यूशन में ब्लू कलर डेवलप हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसमें Cu2 पॉजिटिव आयन बन गए, इसलिए सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो गया। अब ये जो कॉपर मेटल है एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उनके बीच में कौन सी रिएक्शन हुई है उसको यहाँ पर शो किया है 8.16 इक्वेशन में। यहाँ पर देखिए कॉपर क्या थी, कॉपर मेटेलिक फॉर्म में थी, तो उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो उस पर आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज और ये चेंज हो गया Cu2 पॉजिटिव आयन में। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है एंड सिल्वर के साथ क्या हुआ है? सिल्वर आयंस ने कॉपर ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो सिल्वर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और वो चेंज हो गया सिल्वर मेटल में। तो यहाँ पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ एंड सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए सिल्वर रिड्यूस्ड हो गया। Here Cu is oxidized to Cu2 positive and Ag plus is reduced to Ag. Equilibrium greatly favor the product Cu2 positive and Hg. तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है किसमें? Cu2 पॉजिटिव में एंड Hg प्लस किसमें रिड्यूस्ड हुआ है? Hg में। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है? ये रिएक्शन फेवर कर रही है प्रोडक्ट साइड, Cu2 पॉजिटिव एंड Ag की साइड। कहने का मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन होगी। बाय वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेट अस आल्सो कंपेयर द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक कोबाल्ट प्लेस्ड इन निकल सल्फेट सॉल्यूशन। द रिएक्शन दैट अकर्स हियर इज। तो अब की बार हमने क्या किया है, कोबाल्ट की एक रॉड ली है और उसको डाल दिया है निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो रिएक्शन कैसी होती है देखिए, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है कुछ इस तरीके से। कोबाल्ट ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है और वो चेंज हो गया है CO2 पॉजिटिव में एंड Ni2 पॉजिटिव ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और वो चेंज हो गया Ni में। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ है, निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है एंड कोबाल्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये रिएक्शन पीछे की डायरेक्शन में होने लगी। तो कहने का मतलब इस सॉल्यूशन में, कौन से में, सोच लीजिए ये सॉल्यूशन निकल सल्फेट का है और ये रॉड कोबाल्ट की है। तो क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में कोबाल्ट के एंड निकल के दोनों के आयन प्रेजेंट हैं और दोनों के लगभग बराबर कंसंट्रेशन में ही प्रेजेंट हैं। अब ये बराबर कंसंट्रेशन में क्यों प्रेजेंट हुए?
पहले तो ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ ऐसा? एट दिस इक्विलिब्रियम chemical tests reveal that both Ni2 positive and CO2 positive are present at moderate concentrations. In this case, neither the reactants CO and Ni2 positive nor the products CO2 positive and Ni are greatly favored. तो हुआ क्या है, सॉल्यूशन में Ni एंड CO2 पॉजिटिव दोनों के आयन बराबर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं। कहने का मतलब ना तो रिएक्शन पूरी तरह प्रोडक्ट की साइड जा रही है ना रिएक्टेंट की साइड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोबाल्ट एंड एनआई दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में बराबर की पावर रखते हैं एंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भी लगभग बराबर की पावर है। कहने का मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ सेम सी है। तो यहाँ पर अब कोबाल्ट एंड एनआई के बीच में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एक कंपटीशन है। दिस कंपटीशन फॉर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंटली रिमाइंड अस ऑफ द फॉर कंपटीशन फॉर रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स एमंग एसिड्स। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एक कंपटीशन है बीच में, वैसी ही कंपटीशन मिलती है एसिड्स के बीच में। तो हमें इसे देखने के बाद हमें एसिड्स की कंपटीशन जरूर याद आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है एंड जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है वो हाइड्रोजन को इतनी आसानी से लॉस नहीं करता है। द सिमिलैरिटी सजेस्ट दैट वी माइट डेवलप a table in which metals and their ions are listed on the basis of their tendency to release electrons, just as we do in case of acid to indicate the strength of acids। जैसे हम एसिड को देखते हैं कि अगर कोई जल्दी हाइड्रोजन दे रहा है, जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है अगर कोई एसिड, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड अगर जल्दी आसानी से हाइड्रोजन को लॉस नहीं कर रहा है तो वो क्या है, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो जैसे हम उनको एक लिस्ट बना देते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक एसिड है, वैसे ही हम मेटल्स को और उनके आयंस को भी एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कुछ मेटल्स जल्दी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पाती हैं, तो इनकी भी हम एक लिस्ट बना सकते हैं। अब हमने ऐसे ही मेटल्स के बीच में कुछ कंपैरिजन पहले ही कर चुके हैं कि कौन सा मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है कौन सा नहीं, ये कंपैरिजन हम कर चुके हैं। वाई कंपैरिजन वी हैव कम टू नो दैट जिंक रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स टू कॉपर एंड कॉपर रिलीज इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ ए मेटल्स इज इन द ऑर्डर Zn greater than Cu greater than Hg। तो हमने मेटल्स के बीच में एक कंपैरिजन पहले ही कर लिया है कि कौन सा जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कौन सा कम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कहाँ पर किया था ये कंपैरिजन? जब हमने जिंक एंड कॉपर की रिएक्शन कराई थी तब हमने देखा था कि जिंक ने कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। एंड जब हमने कॉपर की रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला था तब कॉपर ने सिल्वर को इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो इसका मतलब सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर। तो ये कह रहा है कि जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, उससे भी लेट इलेक्ट्रॉन देता है कॉपर, फिर उससे भी कम इलेक्ट्रॉन देता है Hg। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव है एंड Hg बहुत ही कम रिएक्टिव है। वी वुड लव टू मेक आवर लिस्ट मोर वास्ट एंड डिजाइन ए मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हमने कि कौन सा मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है कौन सा जल्दी एक्सेप्ट करता है, उसी के बेसिस पर हमने मेटल्स को अरेंज किया हुआ है और उस अरेंज की हुई टेबल को बोलते हैं हम मेटल एक्टिविटी सीरीज
या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द कंपटीशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स between various metals help us to design a class of cells named as galvanic cell, in which the chemical reaction become the source of electrical energy. We would study more about these cells in class 12th. तो कौन सी मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, कौन सी जल्दी एक्सेप्ट करती है, इसी की स्टडी करने के बाद हमने बहुत सारी सेल्स बनाई हैं। कौन सी सेल्स? वो सेल जो वॉच में होती हैं, घड़ी में। तो घड़ी का सेल क्या है? एक गैल्वेनिक सेल। उसमें क्या होता है? कुछ केमिकल भरा होता है और वही केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो गैल्वेनिक सेल इसी के बेसिस पर बना है कि कौन सी मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और कौन सी देर से। और गैल्वेनिक सेल की स्टडी हम करेंगे कहाँ? क्लास 12th में।